नमस्कार मित्रों। आप सभी का स्वागत है गबन श्रृंखला के एक और नए वीडियो में। अगर आपने इस कहानी के पिछले भागों को अभी तक नहीं देखा है तो कृपया डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले उन भागों को देखें, उसके बाद इस कहानी को आगे सुनें। पिछले वीडियो में हमने देखा कि दरोगा रमानाथ को एक डकैती के मामले में मुखबिर बनने को कहता है। वह रमा को सारी बात समझाता है कि उसे क्या करना है। रमा के मन में बात बैठ गई। अगर एक बार झूठ बोलकर वह अपने पिछले कर्मों का प्रायश्चित कर सके और भविष्य भी सुधार ले तो पूछना ही क्या, जेल से तो बच जाएगा। इसमें आगा पीछा की जरूरत ही न थी। हाँ, इसका निश्चय हो जाना चाहिए कि उस पर फिर म्यूनसिपाल्टी अभियोग न चलाएगी और उसे कोई अच्छी जगह मिल जाएगी। वह जानता था पुलिस को गरज है और वह मेरी कोई वाजिब शर्त अस्वीकार न करेगी। इस तरह बोला मानो उसकी आत्मा धर्म और अधर्म में संकट में पड़ी हुई है। मुझे यही डर है कि कहीं मेरी गवाही से बेगुनाह लोग न फंस जाए। दरोगा ने कहा, इसका मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूं। रमा बोला, लेकिन कल को म्यूनसिपाल्टी मेरी गर्दन नापे तो मैं किसे पुकारूंगा। दरोगा ने कहा, मजाल है म्यूनसिपाल्टी चूक कर सके। फौजदारी के मुकदमे में मुद्दई तो सरकार ही होगी। जब सरकार आपको माफ कर देगी तो मुकदमा कैसे चलाएगी? आपको तहरीर माफीनामा दे दिया जाएगा साहब। रमा ने पूछा, और नौकरी? दरोगा बोला, वह सरकार आप इंतजाम करेगी। ऐसे आदमियों को सरकार खुद अपना दोस्त बनाए रखना चाहती है। अगर आपकी शहादत बढ़िया हुई और उस पर फरीक की जिरहों के जाल से आप निकल गए तो फिर आप पारस हो जाएंगे। दरोगा ने उसी वक्त मोटर मंगवाई और रमा को साथ लेकर डिप्टी साहब से मिलने चल दिए। इतनी बड़ी कारगुजारी दिखाने में विलंब क्यों करते? डिप्टी से एकांत में खूब जीट उड़ाई। इस आदमी का यूं पता लगाया, इसकी सूरत देखते ही भाप गया कि मफरूर है, बस गिरफ्तार ही तो कर लिया। बात 16 आने सच निकली। निगाहों की चूक कहाँ हो सकती है? हुजूर, मुजरिम की आंखें पहचानता हूं। इलाहाबाद की म्यूनसिपाल्टी के रुपए गबन करके भागा है। इस मामले में शहादत देने को तैयार है। आदमी पढ़ा लिखा है, सूरत का शरीफ और जहीन है। डिप्टी ने संदिग्ध भाव से कहा, हाँ, आदमी तो होशियार मालूम होता है, मगर माफीनामा लिए बगैर इसे हमारा एतबार ना होगा। कहीं इसे यह शुबहा हुआ कि हम लोग उसके साथ कोई चाल चल रहे हैं तो साफ निकल जाएगा। डिप्टी बोला, यह तो होगा ही। गवर्नमेंट से इसके बारे में बातचीत करना होगा। आप टेलीफोन मिलाकर इलाहाबाद पुलिस से पूछिए कि इस आदमी पर कैसा मुकदमा है। यह सब तो गवर्नमेंट को बताना ही होगा। दरोगा जी ने टेलीफोन डायरेक्टरी देखी, नंबर मिलाया और बातचीत शुरू हुई। डिप्टी ने कहा, क्या बोला? दरोगा बोला, कहता है यहां इस नाम के किसी आदमी पर मुकदमा नहीं है। डिप्टी ने कहा, यह कैसा है भाई, कुछ समझ में नहीं आता। इसने अपना नाम तो नहीं बदल लिया? दरोगा बोला, कहता है म्यूनसिपाल्टी में किसी ने रुपए गबन नहीं किए, कोई मामला नहीं है। डिप्टी ने कहा, यह तो बड़े ताज्जुब की बात है। आदमी बोलता है हम रुपए लेकर भागा, म्यूनसिपाल्टी बोलता है कोई रुपया गबन नहीं किया। यह आदमी पागल तो नहीं है? दरोगा ने कहा, मेरी समझ में कोई बात नहीं आती। अगर कह दे कि तुम्हारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं है तो फिर उसकी गर्द भी ना मिलेगी। डिप्टी बोला, अच्छा म्यूनसिपाल्टी के दफ्तर से पूछिए। दरोगा ने फिर नंबर मिलाया। सवाल जवाब होने लगा। दरोगा ने पूछा, आपके यहाँ रमानाथ कोई क्लर्क था? जवाब आया, जी हाँ, क्लर्क तो था। दरोगा ने पूछा, वह कुछ रुपए गबन करके भागा है? जवाब मिला, नहीं, वह घर से भागा है पर गबन नहीं किया। क्या वह आपके यहाँ है? दरोगा बोला, जी हाँ, हमने उसे गिरफ्तार किया है। वह खुद कहता है कि मैंने रुपए गबन किए हैं। बात क्या है? जवाब मिला, पुलिस तो लाल भुजक्कड़ है, जरा दिमाग लड़ाइए। दरोगा ने कहा, यहां तो अक्ल काम नहीं करती। उधर से जवाब मिला, यहाँ क्या,
कहीं भी काम नहीं करती। सुनिए, रमानाथ ने मीज़ान लगाने में गलती की, डर कर भागा। बात को मालूम हुआ कि तहवील में कोई कमी न थी। आई समझ में बात? डिप्टी बोला, अब क्या करना होगा खां साहब, चिड़िया हाथ से निकल गई। दरोगा ने कहा, निकल कैसे जाएगी हुजूर? रमानाथ से यह बात कहे ही क्यों जाए? बस उसे किसी ऐसे आदमी से मिलने न दिया जाए जो बाहर की खबरें उस तक पहुंचा सके। घर वालों को उसका पता अब लग ही जाएगा। कोई ना कोई जरूर उसकी तलाश में आएगा। किसी को ना आने दे। तहरीर में कोई बात न लाई जाए। जबानी इत्मीनान दिला दिया जाए। कह दिया जाए, कमिश्नर साहब को माफीनामा के लिए रिपोर्ट दी गई है। इंस्पेक्टर साहब से भी राय ली जाएगी। इधर तो यह लोग सुपरिटेंडेंट से परामर्श कर रहे थे। उधर 1 घंटे में देवी दिन लौटकर थाने आया तो कांस्टेबल ने कहा, दरोगा जी तो साहब के पास गए। देवी दिन ने घबरा कर कहा, तो बाबूजी को हिरासत में डाल दिया? कांस्टेबल ने कहा, नहीं, उन्हें भी साथ ले गए हैं। देवी दिन ने सिर पीट कर कहा, पुलिस वाले की बात का कोई भरोसा नहीं। कह गया है कि 1 घंटे में रुपए लेकर आता हूं, मगर इतना भी सबर ना हुआ। सरकार से 5 हिस्सों तो मिलेंगे, मैं 600 देने को तैयार हूं। हाँ, सरकार में कारगुजारी हो जाएगी, और क्या। वहीं से इन्हें प्रयागराज भेज देंगे। मुझसे भेंट भी ना होगी। बुढ़िया रो रो कर मर जाएगी। यह कहता हुआ देवी दिन वहीं जमीन पर बैठ गया। कांस्टेबल ने पूछा, तो यहां कब तक बैठे रहोगे? देवी दिन ने मानो कोड़े की काट से आहत होकर कहा, अब तो दरोगा जी से 2-2 बातें करके ही जाऊंगा, चाहे जेल ही जाना पड़े, पर फटकारूंगा जरूर, बुरी तरह फटकारूंगा। आखिर उनके भी तो बाल बच्चे होंगे। क्या भगवान को जरा भी नहीं डरते? तुमने बाबूजी को जातिवार देखा था? बहुत रंजीदा थे। कांस्टेबल ने कहा, रंजीदा तो नहीं थे, खासी तरह हंस रहे थे। दोनों जने मोटर में बैठकर गए हैं। देवी दिन ने अविश्वास के भाव से कहा, हंस क्या रहे होंगे बेचारे? मुंह से चाहे हंस ले, दिल तो रोता ही होगा। देवी दिन को यहां बैठे 1 घंटा भी ना हुआ कि सहसा जग्गू आ खड़ी हुई। देवी दिन को द्वार पर बैठा देखकर बोली, तुम यहां क्या करने लगे? भैया कहाँ हैं? देवी दिन ने मरमाहत होकर कहा, भैया को ले गए सुपरिटेंडेंट के पास। न जाने भेंट होती है कि ऊपर ही ऊपर प्रयागराज भेज दिए जाते हैं। जग्गू बोली, दरोगा भी बड़े वह है, कहा तो कहा था कि इतना लेंगे, कहाँ लेकर चल दिए? देवी बोला, इसलिए तो बैठा हूं, आए तो 2-2 बात कर लूं। जग्गू ने कहा, हाँ, फटकारना जरूर। जो अपनी बात का नहीं, वह अपने बाप का क्या होगा? मैं तो खरी कहूंगी, मेरा क्या कर लेंगे? देवी ने उससे पूछा, दुकान पर कौन है? जग्गू बोली, बंद कराई हूं, अभी बेचारे ने कुछ खाया भी नहीं, सवेरे से वैसे ही है। चूल्हे में जाए वह तमाशा, उसी के टिकट लेने तो जाते थे, ना घर से निकलते तो काहे को यह बला सिर पड़ती। देवी बोला, जो उधर ही से प्रयाग भेज दिया तो? जग्गू ने कहा, तो चिट्ठी तो आएगी ही, चलकर वहीं देख आएंगे। देवी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, सजा हो जाएगी। जग्गू बोली, रुपए जमा कर देंगे तब काहे को होगी, सरकार अपने रुपए ही तो लेगी। देवी बोला, नहीं पगली, ऐसा नहीं होता। चोर माल लौटा दे, वह छोड़ थोड़ी दिया जाएगा। जग्गू ने परिस्थिति की कठोरता अनुभव करके कहा, दरोगा जी। वह अभी बात भी पूरी न कर पाई थी कि दरोगा जी की मोटर सामने आ पहुंची। इंस्पेक्टर साहब भी थे। रमा इन दोनों को देखते ही मोटर से उतरकर आया और प्रसन्न मुख से बोला, तुम यहां देर से बैठे हो क्या दादा? आओ कमरे में चलो। अम्मा, तुम कब आई? दरोगा जी ने विनोद करके कहा, कहो चौधरी, लाए रुपए? देवी बोला, जब कह गया कि मैं थोड़ी देर में आता हूं, तो आपको मेरी राह देख लेनी चाहिए थी। चलिए, अपने रुपए लीजिए। दरोगा ने कहा, खोद कर निकाले होंगे। देवी बोला, आपके अकबाल से 1500 अभी ऊपर ही निकल सकते हैं,
जमीन खोदने की जरूरत नहीं पड़ी। चलो भैया, बुढ़िया कब से खड़ी है, मैं रुपए चुका कर आता हूँ। यह तो इंस्पेक्टर साहब थे ना, पहले इसी थाने में थे। दरोगा बोला, तो भाई अपने रुपए ले जाकर उसी हांडी में रख दो। अफसरों की सलाह हुई कि इन्हें छोड़ना ना चाहिए, मेरे बस की बात नहीं है। इंस्पेक्टर साहब तो पहले ही दफ्तर में चले गए थे। ये तीनों आदमी बातें करते करते उसके बगल वाले कमरे में गए। देवी दीन ने दरोगा की बात सुनी तो उसकी भौहें तिरछी हो गई। बोला, दरोगा जी, मर्दों की एक बात होती है, मैं तो यही जानता हूं। मैं रुपए आपके हुक्म से लाया हूं, आपको अपना कॉल पूरा करना पड़ेगा। कह के मुकर जाना नीचों का काम है। इतने कठोर शब्द सुनकर दरोगा जी को भन्ना जाना चाहिए था, पर उन्होंने जरा भी बुरा न माना। हंसते हुए बोले, भाई तुम नीच कहो चाहे दगाबाज कहो, पर हम इन्हें छोड़ नहीं सकते। ऐसे शिकार रोज नहीं मिलते। कॉल के पीछे अपनी तरक्की नहीं छोड़ सकता। दरोगा के हंसने पर देवी दीन और भी तेज हुआ। तो आपने कहा किस मुंह से था? दरोगा बोला, कहा तो इसी मुंह से था, लेकिन मुंह हमेशा एक सा तो नहीं रहता। इसी मुंह से जिसे गाली देता हूं, उसकी इसी मुंह से तारीफ भी करता हूं। देवी बोला, यह मुझे मुंडवा डालिए। दरोगा ने कहा, मुझे बड़ी खुशी से मंजूर है। नीयत तो मेरी पहले ही थी, पर शर्म के मारे ना मुड़वाता था। अब तुमने दिल मजबूत कर दिया। देवी बोला, हंसिए मत दरोगा जी, आप हंसते हैं और मेरा खून जला जाता है। मुझे चाहे जेल ही क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं कप्तान साहब से जरूर कह दूंगा। हूं तो टके का आदमी, पर आपके अकबाल से बड़े अफसरों तक पहुंच है। दरोगा बोला, अरे यार, तो क्या सचमुच कप्तान साहब से मेरी शिकायत कर दोगे? देवी दीन ने समझा कि धमकी कारगर हुई। बोला, आप जब किसी की नहीं सुनते, बात कहकर मुकर जाते हैं, तो दूसरे भी अपनी सी ही करेंगे। मेम साहब तो रोज ही दुकान पर आती हैं। दरोगा ने कहा, कौन, देवी? अगर तुमने साहब या मेम साहब से मेरी कुछ शिकायत की तो कसम खाकर कहता हूं, घर खुदवा कर फेंक दूंगा। देवी बोला, जिस दिन मेरा घर खुदेगा उस दिन यह पगड़ी और चपरास भी ना रहेगी हुजूर। दरोगा बोला, अच्छा, तो मारो हाथ पर हाथ, हमारी तुम्हारी दो दो चोटें हो जाए, यही सही। देवी बोला, पछताओगे सरकार, कह देता हूं पछताओगे। रमा अब जब्त ना कर सका। अब तक वह देवी दीन के बिगड़ने का तमाशा देखने के लिए भीगी बिल्ली बना खड़ा था। कहा कहा मारकर बोला, दादा, दरोगा जी तुम्हें चिढ़ा रहे हैं। हम लोगों में ऐसी सलाह हो गई है कि बिना कुछ लिए दिए ही छूट जाऊंगा, ऊपर से नौकरी भी मिल जाएगी। साहब ने पक्का वादा किया है, मुझे अब यहीं रहना होगा। देवी दिन ने रास्ता भटके हुए आदमी की भांति कहा, कैसी बात है भैया, क्या कहते हो? क्या पुलिस वालों के चकमे में आ गए? इसमें कोई ना कोई चाल जरूर छिपी होगी। रमा ने इत्मीनान के साथ कहा, अरे कोई बात नहीं, एक मुकदमे में शहादत देनी पड़ेगी। देवी दिन ने संशय से सिर हिलाकर कहा, झूठा मुकदमा होगा। रमा बोला, नहीं दादा, बिल्कुल सच्चा मामला है, मैंने पहले ही पूछ लिया है। देवी दीन की शंका शांत न हुई। बोला, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता भैया, जरा सोच समझ कर काम करना। अगर मेरे रुपए को डरते हो तो यही समझ लो कि देवी दीन ने अगर रुपयों की परवाह की होती तो आज लखपति होता। इन्हीं हाथों से 100-100 रुपए रोज कमाए और सब के सब उड़ा दिए। किस मुकदमे में शहादत देनी है, कुछ मालूम हुआ? दरोगा ने रमा को जवाब देने का अवसर न देकर कहा, यही डकैतियों वाला मामला है जिसमें कई गरीब आदमियों की जान गई थी। इन डाकुओं ने सुबह भर में हंगामा मचा रखा था। उनके डर के मारे आदमी गवाही देने पर भी राजी नहीं होते। देवी दीन ने उपेक्षा के भाव से कहा, अच्छा, तो यह मुखबिर बन गए? ये बात है, इसमें तो जो पुलिस सिखाएगी वही तुम्हें कहना पड़ेगा भैया। मैं छोटी समझ का आदमी हूं, इन बातों का मरम क्या जानूं। पर मुझसे मुखबिर बनने को कहा जाता तो मैं ना बनता, चाहे कोई लाख रुपए देता।
बाहर के आदमी को क्या मालूम कौन अपराधी है कौन बेकसूर। दो चार अपराधियों के साथ दो चार बेकसूर भी जरूर होंगे। दरोगा ने कहा, हरगिज नहीं, जितने आदमी पकड़े गए हैं सब डाकू हैं। देवी बोला, यह तो आप कहते हैं, हमें क्या मालूम। दरोगा बोला, हम लोग बेगुनाहों को फंसाएंगे ही क्यों, यह तो सोचो। देवी ने कहा, यह सब भुगते बैठा हूं दरोगा जी, इससे तो यही अच्छा है कि आप इनका चालान कर दे। साल 2 साल की जेल ही तो होगी। एक अधर्म के दंड से बचने के लिए बेगुनाहों का खून तो सिर पर न चढ़ेगा। रमा ने भीरुता के भाव से कहा, मैंने खूब सोचा है दादा, सब कागज देख लिए हैं, इसमें कोई बेगुनाह नहीं है। देवी दीन ने उदास होकर कहा, होगा भाई, जान भी तो प्यारी होती है। यह कहकर वह पीछे घूम पड़ा। अपने मनोभावों को इससे स्पष्ट रूप से वह प्रकट न कर सकता था। एकाएक उसे एक बात याद आ गई। मुड़कर बोला, तुम्हें कुछ रुपए देता जाऊं। रमा ने खिसियाकर कहा, क्या जरूरत है। दरोगा बोला, आज से इन्हें यहीं रुकना पड़ेगा। देवी दीन ने कर्कश स्वर में कहा, हाँ हुजूर, इतना तो जानता हूं। इनकी दावत होगी, बंगला रहने को मिलेगा, नौकर मिलेंगे, मोटर मिलेगी, यह सब जानता हूं। कोई बाहर का आदमी इनसे न मिलने पाएगा, ना यह अकेले ही कहीं आ जा सकेंगे, यह सब देख चुका हूं। यह कहता हुआ देवी दीन तेजी से कदम बढ़ाता हुआ चल दिया, मानो वहां उसका दम घुट रहा हो। दरोगा ने उसे पुकारा, पर उसने फिरकर न देखा। उसके मुख पर पराभूत वेदना छाई हुई थी। जग्गू ने पूछा, भैया नहीं आए। देवी दीन ने सड़क की ओर ताकते हुए कहा, भैया अब नहीं आएंगे। जब अपने ही अपने ना हुए तो बेगाने ही हैं। वह चला गया। बुढ़िया भी पीछे पीछे भुनभुनाती चली। आज की कहानी को यहीं विराम देते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके आगे की कहानी जानने के लिए आपको इसका अगला एपिसोड देखना पड़ेगा। उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मुलाकात होगी इसके आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।